नमस्ते। नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा उद्देश्य है कि जो भी स्रोत हमारे पास हैं, जो चित्र हैं, उनके माध्यम से हम इस महान सभ्यता को एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से समझें। जी, इसकी शुरुआत से लेकर इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें इसके कालक्रम, मतलब इसकी टाइमलाइन को समझना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई एक दिन में बनी सभ्यता तो थी नहीं। सही बात है। तो पुरातत्वविदों ने इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा है ना? जी बिल्कुल। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा, जिसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का है। हाँ, ये वो दौर था जब सभ्यता बस विकसित होना शुरू हो रही थी, अपनी जड़ें जमा रही थी। और इसके बाद आता है दूसरा चरण, परिपक्व हड़प्पा। जिसे इस सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अच्छा, स्वर्ण युग। इसका समय था 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। बिल्कुल। और इसी दौरान हमें वो सब कुछ मिलता है जिसके लिए ये सभ्यता जानी जाती है, जैसे बेहतरीन नगर योजना, व्यापार, कला, सब अपने चरम पे था। और फिर तीसरा चरण, उत्तर हड़प्पा। जी, जो 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चला। और ये इस सभ्यता के पतन का काल था। तो मतलब एक शुरुआत, एक चरम और फिर अंत। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि मोटे तौर पर इस सभ्यता की जो कुल अवधि है वो लगभग 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच ही मानी जाती है। और जो सबसे विकसित शहर और सबूत हैं, वो परिपक्व हड़प्पा काल के ही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये तो हुई समय की बात। अब जरा इसकी फैलाव पर नजर डालते हैं। मतलब ये सभ्यता कितनी विशाल थी? ये बहुत बहुत विशाल थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास थी, पर ऐसा नहीं है। तो इसकी सीमाएं कहाँ तक थीं? उत्तर में कहाँ तक? उत्तर में ये मांडा तक फैली थी, जो आज के जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर तक। और दक्षिण में? दक्षिण में दैमाबाद तक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र। मतलब उत्तर से दक्षिण तक एक बहुत बड़ी दूरी है ये। जी, और पूर्व में ये आलमगीरपुर यानी आज के उत्तर प्रदेश तक थी। और पश्चिम में? पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो अब पाकिस्तान में है। वाह! तो अगर इन चारों बिंदुओं को हम एक नक्शे पे जोड़ें तो एक लगभग चतुर्भुज जैसा आकार बनता है। इससे ये तो साफ है कि ये एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई सभ्यता थी। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ प्रमुख स्थलों की बात करते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या-क्या मिला है। सबसे पहले हड़प्पा। इसी के नाम पर तो सभ्यता का नाम पड़ा। जी, हड़प्पा ये आज के पाकिस्तान में है। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हाँ, दयाराम साहनी। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं वो क्या हैं? देखिए, यहाँ से हमें अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मतलब अनाज रखने के बड़े-बड़े भंडार, ग्रेनरीज जिसे कहते हैं। जी, इसके अलावा ताबूत दफन मतलब कॉफिन बरियल के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। और कांसे के औजार तो हैं ही। ये जो अन्नागार का मिलना है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनकी कृषि व्यवस्था बहुत उन्नत थी। वो जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते थे और उसका भंडारण करते थे। जो एक संगठित समाज की निशानी है। बिल्कुल। अच्छा, हड़प्पा के बाद जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध नाम आता है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ये भी पाकिस्तान में ही है ना? जी, और इसकी खोज R.D. बनर्जी ने की थी हड़प्पा की खोज के ठीक 1 साल बाद 1922 में। यहाँ से तो बहुत ही प्रसिद्ध चीजें मिली हैं, जैसे वो विशाल स्नानागार। हाँ, अ ग्रेट बाथ। और एक विशाल अन्नागार भी यहाँ से मिला है। और वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति। डांसिंग गर्ल, हाँ, वो भी मोहनजोदड़ो की ही देन है। विशाल स्नानागार का क्या उपयोग होता होगा, कुछ अंदाजा है? ऐसा माना जाता है कि वो शायद किसी धार्मिक या क्या कहते हैं अनुष्ठानिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। और नर्तकी की मूर्ति? वो तो उनकी धातु कला का एक बेजोड़ नमूना है। उस समय की तकनीक को देखते हुए वो असाधारण है। अच्छा, अब जरा भारत की ओर आते हैं। गुजरात में भी तो इसके बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। हाँ, गुजरात में कई केंद्र थे, लेकिन 2 सबसे प्रमुख हैं, धोलावेरा और लोथल। पहले धोलावीरा की बात करते हैं। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। जी, धोलावेरा अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल। और एक और खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था।
3 भागों में, ये तो बाकी शहरों से अलग है। हाँ, बाकी शहर आमतौर पर 2 भागों में बटे होते थे। और दूसरा शहर लोथल? लोथल की खोज S.R. राव ने की और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये एक बंदरगाह शहर था, एक पोर्ट सिटी। अच्छा, तो व्यापार यहीं से होता था। हाँ, और इसका सबूत भी है। वहाँ मनके मतलब बीड़ बनाने का कारखाना मिला है। तो ये एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा होगा। बिल्कुल। लोथल का बंदरगाह तो मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार का एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण माना जाता है। और धोलावीरा की जो जल संरक्षण तकनीक है, वो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दिखाती है। सही बात है। इनके अलावा भी तो कुछ और महत्वपूर्ण स्थल है ना? जी, कई हैं, जैसे राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। और राखीगढ़ी की क्या खासियत है? ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल? ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। और राजस्थान में कालीबंगन? कालीबंगन, जिसकी खोज ए घोष ने की, यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत मतलब वो लोग हल का इस्तेमाल जानते थे। हाँ, और अग्निवेदियां भी मिली हैं, फायर ऑल्टर्स, जो शायद उनकी धार्मिक प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं। संभवतः। एक और नाम मैंने सुना है, चनहुदड़ो। हाँ, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है और ये एक बहुत ही अनोखा शहर था। अनोखा क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ कोई गढ़ मतलब सिटिडेल या किला नहीं था। बिना किले का शहर, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये एक पूरी तरह से औद्योगिक केंद्र रहा होगा, न कि कोई प्रशासनिक केंद्र। बहुत दिलचस्प। तो हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। जी। चलिए, अब जरा इनकी सबसे बड़ी खासियत पर आते हैं, जिसके लिए ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग। हाँ, ये तो वाकई कमाल की थी। शहरों का जो निर्माण था, वो एक ग्रिड पैटर्न पर था। बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। और शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। हाँ, एक ऊंचाई पर बना गढ़ या सिटाडेल जहां शायद शासक वर्ग रहता होगा, और दूसरा निचला शहर, लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। जी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इनकी जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। वो तो अद्भुत थी। आप सोचिए, हर घर से नालियां निकलकर मुख्य सड़क की नाली से जुड़ती थी। और वो भी ढकी हुई। हाँ, सबसे बड़ी बात यही थी कि नालियां ढकी हुई होती थीं। ये स्वच्छता पर उनके ध्यान को दिखाता है। योजनाबद्ध शहरीकरण उस युग के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। इसकी तुलना आज के स्मार्ट सिटी की अवधारणा से भी की जा सकती है। अब बात करते हैं उनके व्यापार और अर्थव्यवस्था की। आपने बताया कि लोथल एक बंदरगाह था। जी, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, खासकर मेसोपोटामिया के साथ, जो आज का इराक है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पा की मोहरें। अच्छा, हमारी मोहरें वहां मिली हैं। जी, और प्रमुख बंदरगाह जैसा हमने कहा लोथल और सुत्का-गेंडोर थे। अब आते हैं इनकी कला और संस्कृति पर। मोहरों की बात अभी हुई, ये बनती किस चीज से थी? ये मोहरें ज्यादातर स्टीटाइट नाम के एक नरम पत्थर से बनती थीं। और इन पर जानवरों के चित्र बने होते थे। हाँ, जैसे एक सींग वाला गेंडा, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं, बाघ, हाथी, और साथ में उनकी एक अज्ञात लिपि में कुछ लिखा होता था। वो लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हाँ, वही रहस्यमयी लिपि। अगर उससे पढ़ा जा सका तो इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। और धातु का ज्ञान, क्या उन्हें लोहे का ज्ञान था? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वे कांसे यानी ब्रॉन्ज का उपयोग तो जानते थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल। और उनके बर्तन कैसे होते थे? वो काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन्हें रेड एंड ब्लैक वेयर भी कहा जाता है। अच्छा, अब जरा उनके धर्म और समाज को समझते हैं। ये सब भी तो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही पता चलता है ना? हाँ, क्योंकि लिखी हुई तो कोई जानकारी है नहीं हमारे पास। तो वे किसकी पूजा करते थे? ऐसा लगता है कि वे मातृ देवी, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। इसकी बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जो शायद उर्वरता की पूजा से जुड़ा हो। संभवतः। और इसके अलावा वे पशुपति शिव की भी पूजा करते थे, जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं। जी। इसका प्रमाण एक मुहर से मिलता है, जिसमें एक योगी को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। उस मोहर पर कौन कौन से जानवर हैं? उस पर गेंडा, बाघ और हाथी जैसे जानवर हैं। ये एक तरह से प्रकृति पूजा का भी साक्ष्य है। बहुत खूब। अब अंत में उन लोगों की बात करते हैं जिनकी वजह से हम आज ये सब जान पाए हैं। इस सभ्यता की खोज में किन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा? 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? सबसे पहले सर जॉन मार्शल।
वो उस समय ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। और उन्हीं के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा हुई थी, जी, और दूसरे दो नाम हैं दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की और RD बनर्जी। जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन खोजों ने भारतीय इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। और ये साबित किया कि वेदों के समय से भी पहले भारत में एक बहुत ही उन्नत नगरीय सभ्यता मौजूद थी। बिल्कुल। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत क्या है? इसकी सबसे बड़ी विरासत इसकी नगरीय योजना है। ये अपने समय की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। और इसकी नगर योजना तो आज भी शहरी योजनाकारों के लिए एक आदर्श है। इसमें कोई शक नहीं। तो आज की इस चर्चा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम से लेकर उसके समाज तक हर पहलू को समझने की कोशिश की। ये वाकई एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। और सोचने वाली बात यह भी है कि जो सभ्यता प्रकृति के इतने करीब थी, जिसके पतन का एक बड़ा कारण भी शायद जलवायु परिवर्तन ही था, वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक बहुत ही जरूरी सवाल है ये। उम्मीद है यह विश्लेषण सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ये विषय पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियां दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।